उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। अभिजीत मुहूर्त में कर्क लग्न के तहत दोपहर 12:15 में अगले ग्रीष्मकाल के 6 महीने तक की अवधि के लिए ये कपाट खुलते हैं। कपाट खुलने से पहले मां यमुना के उत्सव भोग मूर्ति और डोली की बात करें तो वो सुबह अपने भाई शनि देव की अगुवाई में 9:15 में मायके के खरसाली से यमुनोत्री के लिए रवाना हो चुकी। हालांकि इस बार कोरोना की दूसरी लहर के चलते डोली यात्रा के साथ महज 25 लोग ही यमुनोत्री धाम कपाट के खुलने में शामिल हो पाएंगे, जिसमें मां यमुना के पुजारी और अन्य सहयोगी ही शामिल हो पाएंगे। ऐसे में लगातार ये दूसरा साल होगा जब कपाट खुलते वक्त श्रद्धालु मौजूद नहीं हो पाएंगे। पिछले साल भी कपाट खुलने के समय लॉकडाउन के चलते कुछ गिने चुने श्रद्धालु मौजूद थे। अगले दिन उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 15 मई 7:31 सुबह खुल जाएंगे। मां गंगा के कपाट खोल दिए जाएंगे। कोरोना काल के चलते किसी भी श्रद्धालु को अनुमति नहीं है। जिला प्रशासन ने सिर्फ 21 लोगों को मां गंगा की उत्सव डोली के साथ चलने की अनुमति दी है। वहीं तीर्थ पुरोहितों और 5 मंदिर समिति ने 21 लोगों को मां गंगा की डोली के साथ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम प्रोटोकॉल फॉलो करने के साथ शामिल होने का मौका दिया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि 4 धामों में कपाट के खुलने का क्रम अगर शुरू होता है तो कौन कौन सी मुहूर्त है, कौन कौन सी तिथि है। आज यमुनोत्री धाम के कपाट 12:15 पर खुलेंगे। 15 मई को गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, मुहूर्त तय हो चुकी है। 17 मई को कपाट केदारनाथ के भी खुल जाएंगे। 18 मई को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल जाएंगे। इस बार 4 धाम यात्रा तो नहीं है, लेकिन जो परंपरा चली आई है सदियों से उसका निर्वहन जरूर किया जाएगा। पूजा पाठ और तमाम परंपराओं को निभाते हुए कपाट के खुलने का क्रम होगा। तो 4 धाम यात्रा नहीं, लेकिन कपाट के खुलने की प्रक्रिया मुहूर्त शुभ तिथि के अनुसार तय होता है। संख्या सीमित होगी तमाम तीर्थ पुरोहितों की। उन्हें भी सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इन तमाम चीजों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी नितिन का, जो यमुनोत्री से हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना काल है और देखिए उत्तराखंड से मौसम विभाग की भी जगह जगह चेतावनी है। वहां के लिए मौसम विभाग की क्या चेतावनी है और किस तरीके की तस्वीरें और जानकारी है आपके पास नितिन? देखिए, जिस तरीके से पिछले 2 या 3 दिनों से अगर हम बात करें तो लगातार यमुना घाटी के निचले इलाके हो या फिर ऊंचाई वाले इलाके हो, इसमें यमुनोत्री धाम भी है और माँ यमुना का माई का जो खरसाली गांव है वहाँ लगातार जो है मौसम की खराबी थी। लेकिन ये अच्छी खबर है कि अभी चटक धूप के साथ आज दिन की शुरुआत हो गई है। अच्छा। और 9:15 पर अगर तस्वीरों को भी दिखाइए नितिन, क्योंकि जो तमाम श्रद्धालु हैं कम से कम इन तस्वीरों को देख के ही थोड़ा सुकून महसूस करेंगे। देखिए, इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं, 9:15 पे माँ यमुना की जो उत्सव डोली है वो अपने भाई जो शनिदेव महाराज है इनकी अगुवाई में अपने मायके खरसाली गांव से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होती है। और इसमें इस बार अगर हम देखें तो भीड़ भाड़ का कोई भी ऐसी भीड़ नहीं दिख रही है, क्योंकि जो कोरोना की दूसरी लहर है, नई SOP के अनुसार जो श्रद्धालुओं की जो संख्या है उनको अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। तो यही कारण है कि जो अभी स्थानीय प्रशासन है उन्होंने 25 लोगों की अनुमति यमुनोत्री धाम में डोली यात्रा के साथ दी है। इसमें जो यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित हैं और इसके अतिरिक्त जो वाद्य यंत्र के सहयोगी होते हैं वो इसमें शामिल हो पाएंगे। जबकि नई SOP आने के बाद ही ये तय हो सकता है कि यमुनोत्री धाम में कौन श्रद्धालु जा सकता है, नहीं जा सकता है। इससे लता मैं आपको एक बात और भी बताऊंगा। अगर हम पिछले साल में अगर चले जाए तो पिछले साल जब यमुनोत्री धाम की यात्रा जब शुरू हुई थी, या 4 धाम की यात्रा जब शुरू हुई थी, तो 3 चरणों पे यात्रा ये शुरू की गई थी। पहले चरण में केवल जिले के जो श्रद्धालु हैं उनको यात्रा में छूट दी गई थी, जबकि दूसरे चरण में राज्य स्तर के जो राज्य के अंतर्गत जो श्रद्धालु है वो 4 धाम यात्रा कर सकते थे। जबकि तीसरे चरण में जो है जो राज्य से बाहर के लोग हैं उनको कुछ पाबंदियों में और जो उनके ई पास थे उसके अनुसार ही उसमें 4 धाम यात्रा की अनुमति दी गई थी। इसमें अगर मैं ये बात कहूँ कि 4 धाम में हम ये कह सकते हैं कि आज
यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद बिल्कुल अब नितिन। चार धाम यात्रा का आगाज भले हो जाएगा, लेकिन इसमें अभी श्रद्धालुओं की संख्या जब तक नहीं बिल्कुल, तो SOP यहाँ नहीं पर आती, हर किसी तब को तक नहीं दिखते। प्रभु से यही प्रार्थना करनी होगी कि कपाट खुलें और जो जिस तरीके से कोरोना का कहर है, कम से कम दया हो, कृपा हो और ये कहर थमे, ताकि दर्शन भी कर पाए तमाम श्रद्धालु। नितिन, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोरोना संक्रमण के चलते चार धाम यात्रा फिलहाल आम श्रद्धालुओं के लिए स्थगित की गई है। चार धामों के कपाट अपने तय समय सीमा के हिसाब से खुलेंगे। भगवान बद्रीनाथ के कपाट 18 मई को तय तिथि तय मुहूर्त पर ही खुलेंगे। इस दौरान बद्रीनाथ धाम में धार्मिक परंपरा अनुसार ही तरह तरह की पूजाएं होंगी। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी, रावल नायाब, रावल धर्माधिकारी सहित तमाम हक-व-हुकूकधारी कोविड नियमों के अनुसार ही पूजाएं करेंगे। कपाट के खुलने के जो क्रम है वो सारी चीजें होंगी। केदारनाथ धाम में 2 दिन से जमकर बर्फबारी हो रही है और मई महीने में वैसे तो धाम में कम ही बर्फबारी देखी जाती है, लेकिन इस बार लगता है कि धाम में मई के महीने में भी बर्फ गिरने का सिलसिला देखा जा सकता है। खराब मौसम के चलते केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य की अगर आप बात करें, वो भी प्रभावित हैं। केदार घाटी में मौसम के बार बार करवट लेने से काश्तकारों को भविष्य की चिंता सताने लगी है। केदारनाथ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। केदार घाटी, काली मठ घाटी और मदमहेश्वर घाटी के हिमालयी क्षेत्रों में बीते 2 दिन से जमकर बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट है। हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी होने से केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य भी बाधित हो गया है। साथ ही आने वाले 17 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारियों में जुटे देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तुंगनाथ घाटी, क्यूजा घाटी सहित तमाम इलाकों की अगर आप बात करें तो मौसम बदलने से काश्तकारों के सपने चकनाचूर हो गए हैं। अब बात करते हैं कोरोना की। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर घातक साबित होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 7,127 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 122 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 5,748 संक्रमित मरीज ठीक हो गए हैं, उन्हें घर भेजा जा चुका है। कुल संक्रमितों की संख्या अब 2,71,810 हो गई है, जिसमें से 1,84,207 मरीज ठीक भी हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 21,581 सैंपल की जांच के बाद वो नेगेटिव आई है। देहरादून जिले में सबसे अधिक 2,094 कोरोना संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब तक 4,245 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वर्तमान में सैंपल की जांच के आधार पर संक्रमण की दर 6.5% है। चलिए ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा से लेते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। रवि, ये बताइए कि जो आंकड़े हैं वो भी साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं से भी ये रफ्तार नहीं है। उत्तराखंड को लेकर क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि पीक कब आ सकती है और कब हम उम्मीद कर सकते हैं कि पीक के बाद ये ग्राफ रुकेगा या फिर नीचे जाएगा? सुनीता, देखिए, जो दूसरी लहर है वो वाकई में बहुत घातक साबित हो रही है उत्तराखंड के लिए। और अगर हम बात करें तो लगातार जो आंकड़े हैं उनमें अभी फिलहाल कोई कमी नहीं है। पिछले हमने 2 दिनों में देखा तो कुछ आंकड़े जरूर कम हुए थे, लेकिन एक बार फिर से उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े अब तेजी से बढ़ने लगे हैं। तो अभी फिलहाल कोई भी राहत अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है और बहुत ज्यादा एहतियात के लोगों को आवश्यकता है, क्योंकि तमाम जो अस्पताल हैं वो बिल्कुल एकदम से फुल हैं और लोगों को भी अभी बड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि बिल्कुल जो संसाधन है वो बहुत कम पड़ रहे हैं जरूरतों के हिसाब से। तो अगर हम अभी बात करें उत्तराखंड में, तो लगातार स्थिति अभी काबू में नहीं है और जो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है मौतों का आंकड़ा। मौत लगातार उत्तराखंड में इस बार जो कोरोना की दूसरी लहर है उसमें बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं और मौतों के आंकड़ों पर जो विराम है वो अभी फिलहाल कहीं भी नहीं लग पा रहा है। तो सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि किस तरीके से इस मौत के आंकड़ों को कम किया जा सके। वहीं अगर हम बात करें तो अभी भी 20,000 से अधिक सैंपल हैं जिनकी रिपोर्ट आना है, तो आने वाले समय में और ज्यादा आंकड़े अभी तेजी के साथ बढ़ेंगे, ये भी कहीं ना कहीं पर निश्चित है। तो ऐसे में लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आज से अगर हम बात करें तो लगातार, क्योंकि कोविड कर्फ्यू पूरे प्रदेश में लगाया गया है, लेकिन अब लोगों की सहूलियत को देखते हुए सुबह 7 से 10 बजे तक अब 3 घंटे दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी, जब तक कर्फ्यू 18 तारीख तक। तो ऐसे में लगातार लोगों की सहूलियत को भी देखा जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम आज बात करें तो आज भी काफी संख्या में लोग जो है बाहर निकले हैं। तो ऐसे में जो कोविड संक्रमण है वो तेजी के साथ बढ़ सकता है और आने वाले समय में और ज्यादा दिक्कतें कर सकता है। तो अगर हम बात करें पिछले 24 घंटों की, तो 7,000 से अधिक मामले, 122 मौतें, ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाले आंकड़े हैं। लेकिन सरकार लगातार कोशिश कर रही है। वैक्सीनेशन पर इस समय ज्यादा फोकस किया गया है कि जो यूथ है उन पर जो है जो 50 लाख के करीब जो संख्या बताई जा रही है वो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो सके, ताकि जो संक्रमण है अगर किसी को होता भी है तो उसमें सुरक्षा कवच लोगों को मिल सके। तो इसी
को लेकर लगातार मंथन है, तमाम अधिकारी पर सबसे ज्यादा फोकस इसी पर है। और इसके साथ ही जहां पर भी जो केसेस आ रहे हैं वहां पर कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो बुरी स्थिति है वो पहाड़ों की है, क्योंकि वहां पर अस्पतालों की काफी कमी है, स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर इस तरीके की नहीं है। तो ऐसे में जो गांव-गांव तक कोरोना फैला है उसको लेकर अब बहुत ज्यादा सतर्कता की आवश्यकता है। ग्राम प्रधानों को जिम्मेदारियां तो दी गई हैं, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। जी, कदम क्या उठाए जा रहे हैं रवि? अगर देखिए पहाड़ों की गांव की स्थिति वैसी नहीं होती जैसे मैदानी क्षेत्रों में है, बहुत दूर दूर होते हैं, बीच में कम्यूट करने के लिए भी बहुत अच्छे साधन नहीं है। देखिए, पूरा 1 साल जो है हो चुका है, और जब कोरोना की जो पहली लहर आई थी तब हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, किसी को ये आकलन नहीं था कि इस तरीके से कोरोना हाहाकार मचाएगा। लेकिन इन 1 साल में कहीं न कहीं जो गवर्नमेंट है उससे कुछ ना कुछ गलतियां जरूर हुई हैं कि हम दूसरी लहर के लिए तैयार नहीं हुए। खास तौर पर आप देखिए कि अभी तक पहाड़ों में कोई टेस्टिंग लैब नहीं है कि जहां पर लोग अपना कोरोना टेस्ट करा सकें। 50 से 60 किलोमीटर दूर, इससे भी ज़्यादा अधिक दूरी तय करके ही ये कोरोना टेस्ट हो सकता है। तो ऐसे में लोग भी लापरवाह बन रहे हैं कि इतनी दूर आखिर वो कैसे जाएंगे। कोविड कर्फ्यू है, गाड़ियाँ नहीं हैं, और ऐसे में जो पहाड़ हैं वहाँ पर लोग बीमार हैं। और आने वाले समय में जो पहाड़ हम देख रहे हैं कि लगातार हर गाँव से इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं कि कई लोग जो है बीमार हैं और उन्होंने टेस्ट भी नहीं कराया है। अब रवि, अब यहाँ पर अगर हम आप बात करें तो अब लगता है कि टेस्टिंग के दौर से गुजर चुकी है, बात अब टेस्टिंग से अब आगे बढ़ चुकी है। अब क्या ये जरूरी लग रहा है कि जहां जहां लक्षण देखे जा रहे हैं उन तक मेडिकल किट पहुंचाई जाए, कम से कम जो माइल्ड सिम्टम वाले हैं वो उनका केस और ना बिगड़े। इस तरीके का रुख अख्तियार करने के लिए किस तरीके की तैयारी है? जी देखिए, एक तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जो लोग टेस्टिंग करने जा रहे हैं और उन पर जो सिम्टम्स हैं तो उनको उसी वक्त भी किट दे दी जा रही है, जो कि चाहे उनकी रिपोर्ट जो है 3 दिन बाद आए, तो एक अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम कहें तो खास तौर पर एक बात ये और है कि पहाड़ों में जो व्यवस्थाएं नहीं हैं और उन व्यवस्थाओं को हम दुरुस्त नहीं कर पाए, और ऐसे में अब जब हम देख रहे हैं कि पहाड़ी जो जिले हैं, 9 पर्वतीय जिले उत्तराखंड के, वहाँ पर लगातार जो आंकड़े हैं वो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो मैदानी जिले हैं यहाँ पर अस्पताल हैं, लोगों के पास सुविधाएं हैं और सड़क मार्ग अच्छे हैं, लेकिन पहाड़ों की जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं है। तो ऐसे में आने वाले समय में ये ज्यादा दिक्कतें जो है वो शुरू हो गई हैं कि पहाड़ों में कोरोना को किस तरीके से अब कंट्रोल किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। लेकिन खास तौर पर अब जो वैक्सीनेशन है इस अभियान पर ही फोकस है। अगर हम बात करें उत्तराखंड सरकार की तो उन्होंने ये भी कहा है कि एक कमेटी गठित की गई है जहां पर बाहरी देशों से भी वैक्सीन यहाँ पर मंगाई जाएगी। तो ऐसे में जब ये इंतजार की कोई खुद टेस्टिंग सेंटर तक आए, इतने में पूरा गांव जद में आ जाए, अब किट उन तक पहुंचानी सबसे बड़ी चुनौती होगी। देखते हैं इसके लिए प्रशासन कितने तेजी से काम करता है। रवि, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू के दौरान आज 18 मई तक हर दिन 3 घंटे के लिए राशन की दुकानें खुलेंगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य भर में 12,000 से अधिक राशन की दुकानें नियमित रूप से नहीं खुल पा रही हैं, जबकि फल, सब्जी, दूध, डेयरी, मीट, मछली की दुकानें हर रोज 7 से 10 बजे तक खुल रही हैं। विभागीय मंत्री वंशीधर भगत के मुताबिक राशन विक्रेताओं की मांग पर उन्हें दुकानें खोलने के संबंध में मुख्यमंत्री से बात की और अब इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से यह आदेश जारी करके कहा गया है कि सस्ते गल्ले के संचालन के संबंध में 9 मई 2021 के आदेश में बदलाव किया गया है। आदेश में कहा गया है कि कोविड कर्फ्यू के दौरान खाद्यान्न वितरण को आसान बनाने के लिए सस्ते गल्ले की दुकानें 14 से 18 मई तक सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। देश में कोरोना अपडेट क्या है? 3,43,144 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 3,44,776 लोग ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 4,000 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केसेस की संख्या 37,04,893। अब तक कुल वैक्सीनेशन 17,92,98,584। एक तरफ पूरा देश कोरोना संक्रमण से निपटने में लगा हुआ है, तो वहीं अगर आप बात करेंगे कोरोना को लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अजीबोगरीब बयान दे दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना वायरस को प्राणी बता दिया है और वायरस भी जीना चाहता है। ये भी कहा कि कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता है कि कोरोना का वायरस अपना प्रकोप कब दिखाएगा,
क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। अपना इलाज करा के दिल्ली से लौट रहा था, तो मैंने उस दिन एक बड़ी दार्शनिक बात कही थी। और मैंने मीडिया से कहा था कि देखो, ये एक दार्शनिक पक्ष है कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया, ठीक है ना। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ एक बार फिर मौजूदा सरकार के मंत्रियों ने मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। पहले गणेश जोशी कैबिनेट मंत्री ने कोरोना संकट के लिए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को जिम्मेदार बताया। अब एक कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी हमला बोला है। नहीं, देखिए, हर एक व्यक्ति लापरवाह हो गया था। न गणेश जोशी को पता था कि कोरोना दोबारा लौट के आएगा, ना हमारी पूर्व सरकार को मालूम था। और इस लापरवाही का कारण यह कि हमने कोई काम नहीं किया और उसका परिणाम आज हमें जो है युद्ध स्तर पर काम करना पड़ रहा है, दिन रात काम करना कर रहा है। हमने बहुत छोटे से कार्यकाल के अंदर 250 से अधिक बेड हमने बढ़ा दिए हैं। अभी मैंने ग्राफिकेरा के चेयरमैन घनसाला जी से बात की थी धूलकोट के अंदर। उन्होंने मुझसे अश्योर किया है कि एक हफ्ते के अंदर 50 बेड तो तुरंत शुरू कर देंगे और 84 बेड बाद में शुरू कर देंगे। अब कल हुआ ना शुरू ऑक्सीजन प्लांट, अगर यही तेजी में हम पिछले 3 महीने या 4 महीने पहले दिखाकर अगर वो ऑक्सीजन प्लांट हम 4 महीने पहले लगा देते, तो जो 10-15 दिन हमको ऑक्सीजन की दिक्कत झेलनी पड़ी, नहीं झेलनी पड़ती। तो हमने क्या हुआ कि जिससे तैयारी होनी चाहिए, पहले जो कोरोना आया था उसके बाद जो हमारी तैयारी होनी चाहिए थी, कहने का हमारी उस तैयारी में चूक हुई है। मैं देखो, ये कड़वी सच्चाई है कि हम उसके लिए तैयार नहीं हो पाए। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के सुभारती अस्पताल में कोविड पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसे में अस्पताल में भर्ती मरीज अपने पास मोबाइल रखते हैं, लेकिन अस्पताल में काम कर रहे 3 युवकों ने मौका पाकर अस्पताल में भर्ती मरीजों के फोन पर हाथ साफ कर लिया। वहीं प्रेमनगर पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना को देखते हुए हरिद्वार के ज्वालापुर में ईद के मौके पर मस्जिदों में केवल 5 व्यक्ति ही नमाज अदा कर पाएंगे। हरिद्वार जिलाधिकारी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए घरों पर ही नमाज अदा करने की अपील की है। शहर के उलेमाओं ने ऐलान किया है कि मस्जिद में केवल 5 लोग ही नमाज के लिए आएंगे, बाकी सभी अपने घरों से नमाज अदा करेंगे। उत्तराखंड में नैनीताल के भीमताल और नौकुचियाला ताल में कोविड पॉजिटिव केसेस ज्यादा आने के कारण माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर क्षेत्र में मुनादी कर आम जनता को जागरूक किया। इसके अलावा राम निवास और साकेत कॉलोनी में भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन है। इन क्षेत्रों में पिछले 1 महीने से केसों की संख्या लगातार बढ़ते हुए वर्तमान में ये काफी अधिक है।